तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, हेई फेंगजू से कहता है कि मेरे पास फाउंटेन अबोर्ड की पावर है। तुम ही सोचो मेरे पिता को क्या चाहिए होगा, योंगजोउ का थर्ड प्रिंस या फिर फाउंटेन अबोर्ड। मेरे पास से फाउंटेन अबोर्ड चला भी गया तो मैं सेकंड प्रिंस रहूंगा, पर तुम्हारे पास तो थर्ड प्रिंस की पोजीशन के अलावा कुछ भी नहीं है। इधर जियांदे अपने लोगों के साथ जेड हाउस के लोगों को बचाने आते हैं, पर जैसे ही सभी को बचाकर वो वापस जाने लगते हैं तभी जोंगे अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है और जियांदे व उनके साथियों को पकड़ लेता है। दरअसल उनके पकड़े जाने का एकमात्र कारण था जेड हाउस के लोग। जियांदे ने जिन्हें जेड हाउस के लोग समझा था, असल में वो फेंगजू के आदमी थे। इधर फेंगजू हेई से कहता है कि शायद आपको पता नहीं है कि आज जेड हाउस के लोगों को बचाते समय आपके साथी यानी तियांग शुआंग सेक्ट के लोग पकड़े गए हैं। अब आप ही सोचो कि आप उन्हें कैसे बचाओगे। यह सुन हेई को और ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि पहले तो सिर्फ जेड हाउस के लोग ही मुसीबत में थे, पर अब तियांग शुआंग सेक्ट भी पकड़ा गया था, जो कि बाई की फैमिली जैसा था। हेई अब डिसाइड करता है कि वो खुद को पकड़वाएगा, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए वो इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इधर जब फैंग को पता चलता है कि फाउंटेन अबोर्ड का लीडर उन्हीं का दूसरा बेटा लांशी है, तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं लांशी उन्हें भी चोट ना पहुंचा दे। वैसे उनका डर सही भी था, क्योंकि फाउंटेन अबोर्ड इस टाइम पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके पास सभी के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, और हेई भी इस टाइम का सबसे ताकतवर वॉरियर था। फिर फैंग बिना डर के कैसे बैठ सकते थे। अब हेई अपने पिता से माफी की उम्मीद में उनके मेंशन के बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। वैसे ये जितना आसान दिखता था उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इतने टाइम तक एक ही पोजीशन में घुटनों के बल बैठना बहुत मुश्किल था। अब इनुज फैंग से कहता है कि लांशी पूरी रात से एक ही पोजीशन में बैठा है, वो आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है। फैंग कहते हैं कि क्या तुम भी फाउंटेन अबोर्ड के मेंबर हो जो उसकी साइड ले रहे हो, उसे जाकर कह दो कि वो वापस चला जाए, उसे माफी नहीं मिलेगी। इनुज लांशी के पास आता है और उसे वापस जाने को कहता है। यह सुनकर लांशी अपने पिता को आवाज लगाते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं, पर मुझे बात करने का एक मौका तो दें। आवाज सुनकर फैंग अपने मेंशन से बाहर आते हैं। वो लांशी से कहते हैं कि तुम्हें मौका चाहिए तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इतना कहकर फैंग अपनी आर्मी बुलाते हैं। इस छोटी सी टुकड़ी में लगभग 20 सैनिक थे, जिनमें हर एक के पास एक वुडन पूल था। फैंग हेई से कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास चलकर आ गए तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हेई के पास ये एकलौता मौका था जिससे वो अपने पिता को मना सकता था, इसलिए वो उठकर अपने पिता के पास जाने लगता है। पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठने के कारण हेई के पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी, फिर भी वो किसी तरह चलने की कोशिश कर रहा था। तभी उस पर एक एक करके सभी सैनिक वुडन पूल मारने लगते हैं। लगातार 6 अटैक के बाद भी हेई अपने पैरों पर खड़ा रहता है, तो फैंग सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हारे सामने इस टाइम हेई खड़ा है, जिसने अपनी ताकत से पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को हिला रखा है, इसलिए दया दिखाना बंद करो। यह सुनकर हेई बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब उसके पिता को भी उस पर भरोसा नहीं था। इधर सैनिक भी अब और जोर से हेई पर अटैक करने लगते हैं। हेई और ज्यादा अटैक सह नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। यह देख फैंग वापस अपने मेंशन में चले जाते हैं। हेई अभी भी अपने पिता से समझाने का एक मौका मांगता है। यही बात इनुज भी फैंग को समझाता है, जिसके बाद फैंग हेई से मिलने के लिए मान जाते हैं और उसे मेंशन के अंदर आने को कहते हैं। अब इनुज हेई को लेकर मेंशन के अंदर आता है। फैंग हेई से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस टाइम मेरे सामने कौन है, फाउंटेन अबोर्ड का लीडर हेई या योंगजोउ का प्रिंस लांशी। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम पर भरोसा करूं या नहीं, फिर भी तुम्हें मौका देता हूं। मुझे बताओ कि तुमने फाउंटेन अबोर्ड क्यों बनाया। हेई कहता है कि मैंने पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया। फैंग कहते हैं कि तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो, जरा खुद से पूछो कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा है क्या तुम खुद उस पर भरोसा करते हो। हेई जवाब देते हुए कहता है कि आप चाहे इसे सच माने या झूठ, पर हकीकत यही है, मैंने फाउंटेन अबोर्ड से सभी की मदद की है। यह सुनकर फैंग कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने इतनी ताकत होते हुए भी मुझे और अपने दोनों भाइयों को जिंदा छोड़ रखा है। इस पर हेई एक डॉक्यूमेंट फैंग को देता है और कहता है कि इसमें फाउंटेन अबोर्ड के सारे बेस और ब्रांचेस के बारे में लिखा है। ये सब आपके आदेश पर ही बनाए गए हैं। आप हमेशा से ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, मैंने तो बस आपका एक सपना पूरा किया है। फैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ। अब फैंग एक सैनिक को बुलाते हैं और एक लिक्विड हेई को देते हैं। हेई पूछता है कि ये क्या है। फैंग जवाब देते हुए कहते हैं कि ये ग्रीफ है, जो तुम्हारे पूरे इनर फोर्स को खत्म कर देगा। तुम हमेशा से सभी के सामने कमजोर बनकर रहते हो, आज से तुम सच में कमजोर हो जाओगे। अपने पिता का इतना बुरा व्यवहार देख हेई रोने लगता है। वो जानता था कि वो सिर्फ ग्रिफ को पीकर ही फैंग का भरोसा दोबारा जीत सकता है, इसलिए वो ग्रिफ पी लेता है। जैसे ही वो ग्रिफ पीता है तो उसका सारा इनर फोर्स फ्रीज हो जाता है। अब उसे अपनी चोटों पर दर्द होने लगता है। फैंग उससे कहते हैं कि आज से फाउंटेन अबोर्ड मेरे लिए काम करेगा। सभी को यही बताया जाएगा कि तुमने योंगजोउ के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मार्किस की पोजीशन दी है। इसके अलावा चुनरान की मैरिज के इनविटेशन के रिस्पॉन्स में तुम योंगजोउ से कैंडिडेट बनकर जाओगे, और जब तुम्हारी और चुनरान की मैरिज होगी तभी तुम्हारे सारे साथियों को छोड़ा जाएगा। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है।
हेई के इंदर फोर्स जाने के बाद में अभी तक उसे होश नहीं आया था और इस पूरे टाइम बाई उसके पास में ही बैठी थी। बाई हेई से कहती है कि जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं तुम्हें और ज़्यादा चुप नहीं देख सकती, इसलिए मुझसे बात करो। चाहे तो मुझे डांट भी देना, पर मुझसे कुछ कहो। यह कहते हुए बाई रोने लगती है। थोड़ी देर में हेई को होश आ जाता है। बाई जब देखती है कि हेई को होश आ चुका है तो वो अपना रोना छोड़कर उसे हग कर लेती है। बाई पूछती है कि अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है। हेई कहता है कि मैंने हमेशा कमज़ोर होने की एक्टिंग की और आज जब मैं सच में कमज़ोर हो चुका हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कमज़ोर होना कितना दर्दनाक होता है। पर अब मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और ना ही कोई दिखावा करना होगा। तभी जोंगली हेई से कहता है कि फाउंटेन अबोर्ड अब फैंग के कंट्रोल में है। सभी लोग उनके लिए काम जरूर कर रहे हैं, पर अभी भी वो आपके लिए बहुत लॉयल है। यह सुनकर हेई कहता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। हेई जैसे ही अपनी बात पूरी करता है तो जोंगली कहता है कि अब आपको योजोऊ जाना होगा चुनरान की मैरिज के कंपटीशन में शामिल होने। यह सुनकर जो खुशी हेई के चेहरे पर अभी तक थी वो तुरंत गायब हो जाती है। इसका रीजन ये नहीं था कि हेई चुनरान से नफरत करता था या वो अपने पिता का आदेश नहीं मानना चाहता था, पर वो बाई को धोखा नहीं देना चाहता था। बाई हेई की परेशानी समझ जाती है और कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ योजोऊ चलूंगी। इधर हुआंगशाओ योजोऊ के मार्केट में रुकता है और वहां से चुनरान को अपने घर जाने को कहता है। चुनरान हुआंगशाओ से उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुआंगशाओ वुयान से कहता है कि यही चुनरान है ना। वुयान कहता है कि लगता है तुम्हें पहले से ही सब पता था। हुआंगशाओ कहता है कि चुनरान के बिहेवियर को देख लगता है कि मैं अपने मकसद के बहुत ज्यादा पास में हूँ। अब वुयान हुआंगशाओ को कंपटीशन में शामिल होने का कहकर फेक लीडर से मिलने आता है। फेक लीडर उसे हेई की कंडीशन बताता है। वुयान कहता है कि क्योंकि अब हेई अपनी सारी ताकत खो चुका है तो उसे मारना और भी आसान हो गया है। हम उसे योजोऊ में ही मारेंगे। योंगजोऊ के प्रिंस को योजोऊ में मारा गया है। यह खबर जब सब जगह फैल जाएगी तो युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। इधर चुनरान के पिता अभी भी चुनरान के गायब होने से बहुत परेशान थे। चुनरान का भाई अपने पिता से कहता है कि चुनरान से मैरिज करने बहुत से प्रिंस आए हुए हैं और चुनरान का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। क्यों ना वो अपनी बात पूरी करे। उससे पहले उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि उसे कोई मार दे? तभी चुनरान भी वहां आ जाती है। चुनरान के पिता चुनरान को देख जितना खुश हो रहे थे उससे कई ज्यादा उसका भाई डर रहा था। आगे योंगजोऊ की जेल में जियांदे जेड टोकन को देख रही होती है। तभी एक आदमी उस टोकन को देख जियांदे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें यह टोकन कहां से मिला। उस आदमी को देख जियांदे को उस पर डाउट होने लगता है। वो पूछते हैं कि क्या तुमने इस टोकन को पहले भी कहीं देखा है? वो आदमी कहता है कि देखना क्या, मैंने ही तो इसे बनाया है। मुझे यह टोकन बनाने को इंपीरियल सिटी की यू फैमिली ने कहा था। वैसे तो उस फैमिली के सारे मेंबर छोटी उम्र में ही मर जाते हैं, पर शायद आज भी उनका कोई फैमिली मेंबर जिंदा हो। उस आदमी की बात सुनकर जियांदे को याद आता है कि वुयान भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है और शायद इन सब के पीछे वो ही है। इसी सीन के साथ एपिसोड 28 एंड हो जाता है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी कमेंट करके बताना कि कल मैं कौन सा ड्रामा अपलोड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शोगान।